कह रहे 2,17,00,000 वो लोग हैं, या तो वो घर पे मिले नहीं या वो कहीं स्थानांतरित हो शिफ्ट हो गए। आज उनका वोटर कार्ड नहीं बनेगा, मान लो कल उनका राशन कार्ड नहीं बनेगा, परसों उनका आधार कार्ड नहीं बनेगा। ये तो ठीक नहीं है। आपत्तियां दर्ज कराने का भी तो मौका दिया है ना। कोई काम नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक सारे मीडिया चैनल, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। क्या आपको ये डर है कि आपका जो है, अगर आप मुस्लिमों की बहुत खुलकर बात करेंगे तो फिर हिंदू वोटर जो है वो आपका है वो खिसक जाएगा? नफरत की राजनीति से सत्ता का फार्मूला समझ में आता है। ये का मतलब होता है समाज के पीड़ित लोग। 10 साल से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस वनवास में है। जिसके नाम पे वोट होगा आप उसी को तो नेता बाने यहाँ पे मानेंगे ना। मुझे लगा आप किसी प्रेमिका की बात करेंगे। नहीं। और उसी से उन्होंने प्यार किया और लगातार अखलाक हत्याकांड जो हुआ था, क्या आपको नहीं लगता कि जब आप अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो फिर अखलाक के घर पे जाना चाहिए था? कि हथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, समाजवादियों ने रोड पे आए और उसमें मैं शामिल था। सबसे ज़्यादा लाठी मुझे लगी थी, जो आज तक मेरा पीठ में वो दाग अभी तक गए नहीं है। जब आपको आपके विरोध में रहता है तो परिवारवादी दिखाई पड़ता है, आपके साथ आ जाता है तो परिवारवादी नहीं रहता है, जब विपक्ष में होता है तो भ्रष्टाचारी होता है, आप अपने साथ लेते हैं तो भ्रष्टाचारी खत्म हो जाता है। कि समाजवादी पार्टी जो है थोड़ा सा मुस्लिमों की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा खिसक के रहती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की राजनीति पे वोट मिलता है, उनके चेहरे पे वोट मिलता है। अभी आप ही बोल रहे हैं कि विपक्ष वो विधानसभा में वो नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा, वो बात नहीं आ रही है। माना कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के साथ में गठबंधन में रहते हुए लगातार चुनावों में विपक्ष को करारी शिकस्त मिली है। जब साथी कमज़ोर हुआ है तो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा। वो कमज़ोर, कोई भी अगर साथी कमज़ोर पड़ रहा होता है तो उसको और सहारा देते हैं। बीजेपी को लेकर के आक्रामक होती है, नरेंद्र सरेंडर और बहुत ऐसे नामों से मतलब कहा जाता है। कोई व्यक्ति अगर संवैधानिक पद पे बैठा है, कोई व्यक्ति, और जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा है उसका सम्मान होना ये हमारी आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। AIMIM अगर यूपी में उतरती है तो फिर वो क्यों समाजवादी पार्टी को वोट दे, जब उनके पास में खुल के उन्हीं मुद्दों पर वोट करने वाला, माफ कीजिएगा, उन्हीं मुद्दों पर खुल करके उनकी बात करने वाला उनके पास पार्टी उनके पास नेता है। उत्तर प्रदेश में 2027 में यानी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर के माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है। जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो फिर लगभग जब उस चुनाव को 1 साल बच जाता है तभी से माहौल बनना शुरू हो जाता है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो जाता है। और इसको लेकर के इस वक्त यूपी में हमेशा से ही 2 मुख्य पार्टियां एक दूसरे से कांटे की टक्कर उनकी रही है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सरकार में है और समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। और समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं, किस किस मुद्दों के साथ में और किन रणनीतियों के साथ में वो जो है चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं, इसको लेकर के हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो है वो तैयारियां हैं। लेकिन सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं SIR को लेकर के, जिस तरीके से लगभग 3 करोड़ नाम कट चुके हैं, वास्तविक आंकड़ा 2,89,00,000 का है। इसको लेकर के जो है समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि कुछ एक तो विशेष कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और जो है वो सपा के या फिर विपक्ष के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 3 करोड़ जो वोटर हैं वो सिर्फ सपा के तो नहीं होंगे ना सर? बात सपा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बात मताधिकार की है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्र का नागरिक है, इस देश का नागरिक है, तो उससे अपना मताधिकार करने का पूरा अधिकार है। उस अधिकार से उसको आप वंचित नहीं कर सकते। अब सवाल है, जैसा आपने कहा कि यहाँ पे 2,89,00,000 वोट कटे, जैसा कि SIR में चुनाव आयोग ने बताया, और अगर सही पूछा जाए तो, और कह रहे 2,17,00,000 वो लोग हैं, या तो वो घर पे मिले नहीं या वो कहीं स्थानांतरित शिफ्ट हो गए। तो घर पे कौन नहीं मिलता है? घर पे नहीं मिलता है मजदूर, किसान, रोज का काम करने वाला, डेली वर्कर, या जो लोग बाहर रोजी रोजगार के तलाश में दूसरे प्रदेश में चले गए हैं, दूसरे शहर में अपना रोजी रोजगार तलाश रहे हैं, वही लोग तो घर पे नहीं मिलेंगे ना। तो आपने उन लोगों का, उनको 2,17,00,000 लोगों को आप उनके जो कहते हैं वोट से वंचित करना चाहते हैं। आज उनका वोटर कार्ड नहीं बनेगा, मान लो कल उनका राशन कार्ड नहीं बनेगा, परसों उनका आधार कार्ड नहीं बनेगा,
तब तो उनकी तो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी। वो तो इस देश के नागरिक रहेंगे नहीं रहेंगे, ये संकट उनके ऊपर छाने लगेगा। क्योंकि खाली वो कमज़ोर हैं, मजदूर हैं, दूसरे सुबह से लेकर शाम तक काम करने निकलते हैं, घर पे नहीं मिले, इसलिए उसको वोट से वंचित आप कर देंगे। ये तो ठीक नहीं है। आपत्तियां दर्ज कराने का भी तो मौका दिया है ना। लेकिन आपको वो तो ठीक है, आपत्तियां होंगी, लेकिन उसके पहले ये जो कमज़ोर लोग हैं इनकी तो चिंता आपको ज़्यादा करनी चाहिए थी ना। इसलिए हमने कहा था कि जो SIR है उसमें आप ज़्यादा समय लीजिए। आप कम से कम 8-9 महीने, साल 2 साल भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण में हर व्यक्ति का योगदान हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय ले लें, साल 2 साल भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है कि, लेकिन जो शुद्धि हो मतदाता सूची की, वो एकदम शुद्ध मतदाता सूची बने जिससे सबको अधिकार मिले, ऐसा मेरा मानना है। जबकि सरकार ने किया नहीं, सरकार ने हड़बड़ी में किया। भाई हड़बड़ी में तो गड़बड़ी होगी ना, जाहिर सी बात है। तो आप तो जो लोग, और एक देखिए मज़ेदार बात कह रहे हैं 2 करोड़ 17 लाख, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि चले गए या घर पे नहीं मिले, और बाद बाकी जो 72 लाख हैं उनमें तो कह रहे हैं कि भाई वो तो परमानेंटली किसी की डेथ हो गई और परमानेंटली चले गए, वो तो कोई बात ही खत्म हो गई। तो 2 करोड़ 17 लाख जो वोट कटे एक तरह से। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हर बूथ पे 200 वोट बढ़ाना है। अब टोटल उत्तर प्रदेश में 1,77,000 बूथ हैं। अगर 1,77,000 बूथ में 200 वोट बढ़ा दोगे तो करीब 3.5 करोड़ वोट होते हैं। तो 2 करोड़ 17 हजार वोट कटे हैं और 3 करोड़ 50 लाख वोट आप बढ़ा देंगे। आप तो कैसे बढ़ा देंगे, कैसे हो जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब वोट ही 2 करोड़ यहाँ पे 89 लाख है और 2 करोड़ 17 लाख वोट का ही हम कह रहे हैं कि जिनका होगा, तो उनमें फिर 3.5 करोड़ लोग कैसे आ जाएंगे? इसके मतलब इसी को हम वोट चोरी के दायरे में लाते हैं। इनकी इससे पता चलता है कहीं ना कहीं वोट चोरी तो हो ही रहा है कहीं ना कहीं। नहीं 2 करोड़ 17 लाख से 3.5 लाख कैसे हो जाएगा, ये मुझे समझा दें। जिस तरीके से जिन जिन राज्यों में SIR हुआ है उन राज्यों में लगातार, चाहे हम बिहार की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें या फिर तमाम जो और राज्य हैं, उनमें बीजेपी जीती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव से पहले ही ये सब चीज़ें हुई है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही फैक्टर काम कर सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव के बाद से उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है, तो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा कोई हथकंडा जो नहीं अपनाया। पहले जिस तरह से चुनाव में हमने देखा किस तरह से धांधली देखने को मिली, जिस तरह से हमने पुलिस प्रशासन का जो तंत्र है उसका दुरुपयोग देखने को मिला, हम लोगों ने देखा है बाई इलेक्शन में, उससे भी लगता है उनका मन नहीं भर रहा है। लगता है इसके बावजूद भी हम हार जाएंगे, तो फिर SIR लेके आए, एक के बाद एक SIR तुरंत के तुरंत 2-2 महीने में कर दीजिए। अरे भाई SIR कराना चाह रहे हैं 7-7, 8-8 करोड़ों का 2-2 महीने में कैसे हो जाएगा? नहीं तो जैसे आप कह रहे हैं कि यूपी, जैसे आप कह रहे हैं कि वक्त लीजिए 1-2 साल का, अभी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल का लगभग वक्त बचा। तो फिर क्यों 3 महीने में कराना चाहते थे? जब वहाँ पे 1.5 साल का, जब इन्होंने किया तो 1.5 साल का वक्त था, तो आप 8-9 महीना ले लेते आराम से। जो लोग बाहर गए हैं, जो छुट्टियों में आते हैं, दिवाली होली पे अपने परिवार से नौकरी करते हैं बाहर, दिवाली होली गांव आते हैं, छुट्टियों पे आते हैं, वो भी आके अपना फॉर्म भर देते, कोई समस्या नहीं रहती। तो 8-9 महीना दे देते, क्या दिक्कत थी? तो इसके मतलब उनकी मंशा में कहीं ना कहीं शंका तो पैदा हो रही है ना, और वो देखने को मिल रहा है साफ साफ कि जब 2 करोड़ 17 लाख वोट ही कटे हैं और आप कह रहे हो कि उसको बढ़ा दो, 200 वोट बढ़ा दो, माने 3.5 करोड़ कर दो, तो 3.5 करोड़ कैसे हो जाएंगे? जरा बता दीजिए मुझे। समस्या यही तो है भाई। जो लोग मर गए उनकी तो बात छोड़ दो ना, 2 करोड़ 89 लाख में जो लोग मर गए उनकी बात छोड़ दो, 72 लाख लोग करीब ऐसे मिला के सब आते हैं, तो बचे तो 2 करोड़ 17 लाख ही ना। अब 2 करोड़ 17 लाख में को आप 3.5 करोड़ कैसे कर देंगे, जरा बताइए मुझे। जब 2 करोड़ 17 लाख ही वोट हैं आपके डाटा के हिसाब से, जो यहाँ चुनाव आयोग बता रहा है, तो फिर वो 2 करोड़ 17 लाख से अगर 200 वोट बढ़ाएंगे प्रत्येक बूथ पे, तो 3.5 करोड़ कैसे बढ़ जाएंगे वोट? एक बात। दूसरी बात, यहाँ केंद्र चुनाव आयोग अपना वो देता है, आंकड़ा देता है 12 करोड़ 55 लाख, यही तो दे रहा है वोटर। और यहाँ राज्य चुनाव आयोग देता है 12 करोड़ 59 लाख या 69 लाख, वो दे रहा है ना। तो फिर दोनों के राज्य चुनाव आयोग और जो केंद्र का केंद्र का चुनाव आयोग है, दोनों के आंकड़ों में अंतर क्यों हो रहा है? फिर चौथा वो दे रहा है जो पंचायत के उसके चुनाव के नगर पंचायत का, वो दे रहा है 4 करोड़
राज्य चुनाव आयोग। चुनाव आयोग। तो अगर 12,59,00,000 में 4 करोड़ और जोड़ दो तो करीब 17 लाख होते हैं। हाँ, सॉरी 12,416 लाख नहीं 16.5 नहीं 12,59,00,000 को में 4 करोड़ उसके उसके नगर निकाय के वोट हैं। हाँ। जो राज्य चुनाव आयोग ने दिए आंकड़े दिए, उसको ऐड कर दो तो 17 करोड़ लोग हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर में। हाँ। फिर ये 12,55,00,000 कैसे रह गए? तो ये सही कह रहे हैं ना कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 2,17,00,000 जो वोटर हमें जो अभी ट्रेस नहीं मिला नहीं है, तो उसको हम 200 वोट बढ़ाएंगे तो 3.5 करोड़ हमको बूथ में बढ़ाना है। हाँ। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ गफला तो समझ में आ रहा है। लेकिन समस्या ये है कि चुनाव से पहले आप इस चीज को लोगों के मन में फीड कैसे करेंगे, लोगों को कैसे दिखाने, क्या कुछ रणनीति? देखिए, सवाल ये है कि हम लोग जनता से साफ जनता से कह रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि आपको अपने अधिकार पे बात करनी है, आपको अपने विकास पे बात करनी है। आप कैसे, आपके बच्चे कैसे, आपका परिवार कैसे, आप पैरों पे खड़े हो। यहाँ तो बेटा तो बेरोजगार है ही, बाप भी बेरोजगार है। बिल्कुल। आप सोचिए, जहाँ बेटा बाप सब बेरोजगार होंगे, वो समाज की उन्नति कैसे होगी? जरा आप बता दीजिए। वो समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता जिसका बाप, बेटा और दादाजी बेरोजगार हों। तीनों लोग अगर एक साथ बेरोजगार होंगे तो समाज कैसे चलेगा? तो सवाल ये है। और किसान को उसकी लागत का मूल्य नहीं मिलेगा, हेल्थ व्यवस्था अगर अच्छी नहीं मिलेगी, अगर उनके एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, जिस पे ये काम नहीं कर रहे हैं। बात आपको एजुकेशन पे काम करना चाहिए। कोई राष्ट्र निर्माण तभी हो पाएगा जब उसकी एजुकेशन अच्छी होगी। वहाँ पे आपकी जो शिक्षा व्यवस्था उसको आपको अच्छा करना है। यूथ जो टैलेंट है, जिसके पास जो टैलेंट है, कोई अगर मान लो फुटबॉलर है तो उसको फुटबॉल खेलने की आपको फैसिलिटी दीजिए। कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेलने की फैसिलिटी दीजिए। कोई वॉलीबॉल खेलता है तो वॉलीबॉल खेलने की फैसिलिटी दीजिए। कोई साइंस में अच्छा कर रहा है तो उसको साइंस में पढ़ने की फैसिलिटी दीजिए। कोई कॉमर्स में अच्छा कर रहा है तो कॉमर्स में पढ़ने की फैसिलिटी दीजिए। कोई आर्ट में अच्छी पेंटिंग बना रहा है तो उसको पेंटिंग बनाने की फैसिलिटी दीजिए। कोई अच्छा डिजाइनर है तो उसको डिजाइन बनाने की फैसिलिटी दीजिए। कोई अच्छा एक्टर है गाँव में तो उसको एक्टिंग का चांस दीजिए, उसको अच्छी जगह चांस मिले, पिक्चरों में या सीरियल में कहीं भी। तो या कोई पत्रकार है या कोई सोशल वर्कर है, हर तरह का टैलेंट गांव में और कस्बों में पाया जाता है। आपको टैलेंट को निखारना है, तो उस टैलेंट को निखारने की तो बात हो नहीं रही है। अगर उसकी तो बात होती नहीं, बात होती है नफरत के नाम पे राजनीति हो रही है। अरे जो अच्छा बच्चे जो अच्छे डांस करते हैं उनको उसमें क्रिएटिव में, जो क्रिएटिव है उसमें, जो अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो जो कोई ढोलक अच्छी बजा रहा है, कोई बांसुरी अच्छी बजा रहा है, कितने क्रिएटिव लोग हैं, इनको मौका दीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। उसके ऊपर कोई काम नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक सारे मीडिया चैनल, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसी धर्म के नाम की राजनीति पे बिजी है। ये देश के लिए चिंता की बात। नफरत की राजनीति के नाम की आपने बात की। मैं थोड़ा सा ये चीज़ समझना चाहता हूँ कि बीजेपी जिस तरीके से बहुत खुल के, और चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों या फिर वो तमाम जो उनकी पार्टी के बड़े से बड़े लोग हों, वो हिंदुओं के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा खुल के मुखर रहते हैं, हमेशा बहुत खुल के खेलते भी हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर के हमेशा पीडीए का नारा हमेशा बुलंद करती रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या आपको ये लगता है कि पीडीए के नारे के चलते, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये लगता है कि क्या मुस्लिमों की बात समाजवादी पार्टी खूब अच्छे तरीके से रख नहीं पाती है? क्या आपको ये डर है कि आपका जो है, अगर आप मुस्लिमों की बहुत खुलकर बात करेंगे तो फिर हिंदू वोटर जो है वो आपका है वो खिसक जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करती है, ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश करती है। समाजवादी पार्टी सभी समाज को आगे ले जाने की बात करती है। लोहिया जी ने भी यही किया था, आदरणीय नेताजी ने भी यही किया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव भी यही करते हैं कि समाज के सारे वर्ग को आगे बढ़ाएंगे तभी तो राष्ट्र का निर्माण होगा। राष्ट्र का निर्माण किसी एक व्यक्ति के और एक यहाँ पे धर्म की राजनीति करने से नहीं होगा। आपको सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, तो जब सभी धर्मों के सभी विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं तो सबको लेके आप चलोगे तभी राष्ट्र निर्माण हो पाएगा। तो फिर हमने एक्सप्रेस वे बनाया था तो हमने तो देख के नहीं बनाया था इसमें कौन से जाति धर्म के लोग चलेंगे। हमने मेट्रो बनाई थी तो ये सोच के तो नहीं बनाया था कौन से जाति धर्म के लोग चलेंगे। हमने लैपटॉप दिया था तो ये सोच के नहीं दिया था कि बच्चे किस जाति धर्म के हैं। ये हमने इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया है, ये वहाँ पे मैचेज हो रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये देख के बनाया है कि यहाँ पे कौन से जाति धर्म के विशेष के लोग खेलेंगे। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति इसलिए कर रही है, उसको नफरत की राजनीति से सत्ता का फार्मूला समझ में आता है। उनको लगता है ये फार्मूला बहुत आसान है और इस फार्मूले से हम सत्ता पालेंगे। उस सत्ता के लिए लड़ाई लड़ते हैं।
हम राष्ट्र निर्माण की लड़ाई लड़ते लेकिन हैं। फिर मैं एक बार फिर से मैं उसी सवाल पे आता हूं कि बीजेपी खुल के हिंदुओं के मुद्दे पे खेल रही है, जैसा कि आप नफरत की राजनीति के आरोप भी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सिर्फ पीडीए की बात कर रही है, लेकिन पार्टी पीडीए की बात कर रही है, लेकिन आप जो है कह रहे हैं कि सभी धर्मों को, सभी वर्गों को साथ लेकर के चलते हैं। जब भी चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में या फिर खुद यूपी में ही बाई इलेक्शन जब होते हैं, तो फिर पीडीए को लेकर के बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता पीडीए है। का मतलब होता है समाज के पीड़ित लोग, पिछड़े दलित, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अब पिछड़े अगड़े, ये जो पीड़ित हैं सभी समाज में, जो महिलाओं पे अत्याचार आप देखने को मिलता है, आपको दलितों पे अत्याचार देखने को मिलता है, पिछड़ों पे आप देखते हो जो कमजोर हो गए या जो अगड़े जो अभी भी पीछे हैं, सभी का सम्मान करना है हमें, सबको आगे लाएंगे तभी तो राष्ट्र निर्माण की बात होगी। इसीलिए तो हम पीडीए की बात करते हैं। ये आप बीजेपी उसको अपने हिसाब से देखने की कोशिश करती है, हम तो पीड़ित की बात कर रहे हैं, जो पीड़ित है सब मिला के। एक अगर तीनों को मिला दो तो एक ही चीज आती है, पीड़ित। जो पीड़ित है उसको कैसे हम समाज के मुख्य धारा में शामिल करें, तभी तो राष्ट्र निर्माण होगा। राष्ट्र निर्माण किसी एक विशेष वर्ग से आगे चलने से तो होगा नहीं। जब सभी मिलके हाथ लगाएंगे तभी छप्पर उठेगा। गांव में आपने देखा हो छप्पर उठता था, जब छप्पर तभी उठता था जब गांव के सभी लोग मिलके आके, और जिस घर से झगड़ा होता था, मान लो आपसे मेरा झगड़ा है, लेकिन जिस दिन आपके घर में छप्पर उठना होता था, हम सभी गांव के लोग मिलके दुश्मनी भूल के आपका छप्पर उठा के रखते थे, जिससे कि आपका घर बन जाए, आप बारिश से आपकी बचत हो। तो छप्पर, अगर देश का छप्पर उठाना है तो आपको सबको आगे आना पड़ेगा, सबको आगे लाना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये किसी व्यक्ति विशेष से और एक पार्टी से या एक विशेष समुदाय को लेकर देश आगे नहीं बढ़ सकता। 10 साल से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस वनवास में है। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, उसको लेकर के आपकी क्या रणनीति है? क्या आप जो है नैरेटिव ऐसा बनाना चाहते हैं, या फिर किस तरीके से आप जो है इस चुनाव के लेकर के? देखिए 2024 के लोकसभा में भी हमारा यही एकदम क्लियर बात थी कि हम समाज में विकास की राजनीति करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, महिला समस्या की बात करते, तब भी यही मुद्दा था। और यूथ को कैसे उसके टैलेंट का उसका अधिकार मिले, हमारा जो फोकस होता है कि जो यूथ है, जो उसके टैलेंट, जो उसका अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को हम कैसे निखार पाएं, ये समाजवादी सोचती है। समाजवादी का मतलब ये है हर व्यक्ति में एक अपना एक विशेष टैलेंट है, हर लड़के में एक अपना विशेष टैलेंट है, तो उस टैलेंट को उसको धार मिले, उस टैलेंट के हिसाब से वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाए, ऐसा समाजवादी लोग मानते हैं। इसी पे हम लोग काम करते हैं, यही हमारा मुद्दा है जिससे जनता हमारे पे विश्वास करती है। लेकिन अंतिम समय में जिस तरीके से जाति की राजनीति की बात चलती है या फिर धर्म की राजनीति की बात, अब ये एक ऐसा मुद्दा है जो लोग अपनी पहचान से जोड़ करके देखते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक पार्टी जो खुल करके एक धर्म की बात कर रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो सभी समुदायों को लेकर के जो है मिल करके चलने की बात कर रही है, लेकिन जो हार्डकोर हिंदू वोटर जो है उसके दिमाग में ये छवि है कम से कम कि समाजवादी पार्टी जो है थोड़ा सा मुस्लिमों की तरफ थोड़ा सा ज्यादा खिसक के रहती है। इस पर आपका क्या कहना है? मैंने आपसे बोला ना, पीड़ित जो लोग हैं, पीडीए, इसीलिए तो हमने पीडीए बोला, जो लोग समाज में जिनको आगे लाना है, हम उनकी मदद करने को, हम तो दलितों के साथ भी खड़े हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भी खड़े हैं, हम तो पिछड़ों के साथ भी खड़े हैं, पिछड़े अगड़ों के साथ भी खड़े हैं, आधी आबादी के साथ भी खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को, जैसा आपने बनाया, खुल के एक धर्म की राजनीति करती है। हिंदुस्तान में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, वो सत्ता की राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं, हमारे आपके बीच में खाई बो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वो जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति कोई भी कर सकता है, वो राजनीति तो समाज में कोई व्यक्ति कर सकता है। जब उसी से सत्ता पानी है तो कोई भी करेगा। 80% 80-20 की बात करके तो राजनीति कोई भी कर लेगा। मेरे लिए तो बहुत आसान बोल रहा है ना 80-20, किसी के लिए भी आसान होगा। बिल्कुल। तो हम 80-20 की बात ना करके हम 100 की बात कर रहे हैं ना। हमें सत्ता की वजह से नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान की एकता की वजह से कर रहे हैं, अनेकता में एकता की वजह से कर रहे हैं। हम कोई सत्ता तो चलो हम राजनीति कर रहे हैं, सत्ता तो हमें मिलनी भी चाहिए क्योंकि हम विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एकता की बात कर रहे हैं, 80-20 की बात नहीं कर रहे हैं। हम समाज के अंदर में हम वो वाला राजनीति नहीं करना चाहते जो अंग्रेजों ने की थी देश के अंदर में। अल्पसंख्यकों की मैं बात करना चाहता हूँ, आप उस मुद्दे पर आए थे। अखलाक हत्याकांड जो हुआ था उसको लेकर के जो बातें सामने आई, 10 साल के बाद योगी सरकार ने कहा कि हम इस केस को जो है वापस लेंगे। हालांकि कोर्ट ने वो खारिज कर दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन योगी सरकार ने कहा कि हम उस केस को वापस लेंगे। तो
सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक ट्वीट कर देने भर से चीज़ें हो जाती हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जब आप अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो फिर अखलाक के घर पे जाना चाहिए था, या फिर क्योंकि जिस तरीके से उनकी हत्या हुई और फिर उनके भाई को भी उसमें बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई हुई थी, आपको नहीं लगता कि सिर्फ एक ट्वीट कर देने भर से? नहीं, ट्वीट नहीं, समाजवादी पार्टी हमेशा आवाज़ उठाती है। किसी के साथ भी अन्याय होता है, आपने देखा हुआ, चाहे कोई वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे आपने देखा कि हथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, समाजवादियों ने रोड पे आए और उसमें मैं शामिल था। सबसे ज़्यादा लाठी मुझे लगी थी, जो आज तक मेरा पीठ में वो दाग अभी तक गए नहीं हैं। हम लोगों ने चाहे कोई भी यहाँ पे महिला के साथ अन्याय हुआ हो या किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ हो, हम लोग हमेशा से रोड पे रहे और हमेशा लोगों की मदद के साथ खड़े रहे। आज खुशी दुबे जेल में कितने 2-2.5 साल जेल में रहेगी वो। अच्छा, खुशी देवी की क्या गलती बताइए उसका? अगर किसी का पति क्रिमिनल है, बदमाश है, शादी के मात्र 4 दिन हुए, तो उसकी पत्नी अगर इतनी दिन उसको सज़ा मिलनी चाहिए क्या? भाई उसकी पत्नी क्या गलती है? 4 दिन की शादी नहीं हुई और जेल में 2-2.5 साल रह के आ गई। तो हम लोग उसकी मदद के लिए खड़े हुए। हम तो हर उस पीड़ित के लिए खड़े होते हैं जिसके साथ अन्याय हो रहा होता है। नहीं, तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि अखलाक जो हत्याकांड हुआ, उसके बहुत साथ भी हम जघन्य लोग था। खड़े हुए, उसके साथ भी हम तो हर, मैंने कहा ना, हर व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं। जो बुलडोजर जो न्याय के लिए नहीं चलता है, कभी कभी अन्याय के लिए भी बुलडोजर चल जाता है, तो हम उसका भी तो विरोध करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव को अखलाक के घर जाना चाहिए था? जिस तरीके से एक उदाहरण हम ऐसे लेते हैं कि जब जो है अखलाक वाला जो मैटर चला, पार्टी का पूरा डेलीगेशन वहाँ गया था। आप शायद भूल रहे हैं, पूरा डेलीगेशन गया था। हाँ, वो हम लोग हमेशा इस चीज़ों को बहुत कमज़ोर, जहाँ अन्याय हो रहा होता है वहाँ पूरी पार्टी खड़ी होती है हमेशा। एक जो चीज़ है, बीजेपी अप्रत्याशित रूप से किसी को भी अपना नेता बना देती है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे फिर वो पार्टी के बड़े लीडर हो। हालिया उदाहरण हमने दिल्ली का देखा, रेखा गुप्ता पहली बार की विधायक बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर जो है परिवारवाद को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि पार्टी का पूरा ज़्यादा इतिहास रहा है। आपका इस पर क्या टेक है? क्या आपको लगता है ये कि भारतीय जनता पार्टी जब जहाँ उसको लगता है कि इस बात कहने से जनता के दिमाग में हम कुछ गलतफहमी बैठाएंगे, वो कोशिश करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्होंने अभी जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बनाए हैं, तो उनके फादर भी तो विधायक रहे हैं और वो खुद विधायक रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जिन पार्टियों के साथ इनका गठबंधन है वो सब परिवारवादी पार्टी जिसको पहले बोलते थे, उन सबके साथ सत्ता चला रहे हैं। चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे पीडीपी हो, टीडीपी के साथ ही बना चुके हैं, पासवान की पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में अपना दल हो, निषाद पार्टी हो, राजभर पार्टी हो, सबके साथ तो सत्ता चला रहे हैं। तब उनको परिवारवादी पार्टी दिखाई नहीं देती? मत बनाइए। नहीं, आपको परिवारवादी पार्टी अगर ऐसी है तो मत बनाइए ना। सवाल रहता है कि जब आपको आपके विरोध में रहता है तो परिवारवादी दिखाई पड़ता है, आपके साथ आ जाता है तो परिवारवादी नहीं रहता है, जब विपक्ष में होता है तो भ्रष्टाचारी होता है, आप अपने साथ लेते हैं तो भ्रष्टाचारी खत्म हो जाते हो। तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी खुद कंफ्यूज पार्टी है, उसे खुद नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, बस सत्ता के लिए कुछ भी बोलती है। नहीं, दलों की बात एक टाइम पे छोड़ देते हैं, यहाँ पर यूपी की बात करते हैं। जैसे एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, दोनों ही दल है और जिस तरीके से दोनों मजबूती के साथ में है, किसी दूसरे दल की इस वक्त बात छोड़ देते हैं। लेकिन इस बात का काउंटर समाजवादी पार्टी कैसे करेगी कि जैसे हर चुनाव में अमित शाह जी हैं या फिर जो बाकी जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो बार बार ये चीज़ कह देते हैं कि बीजेपी बार बार किसी के भी छोटे से कार्यकर्ता को उठा करके जो है वो बना देती है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे फिर वो पार्टी के अध्यक्ष हों। लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर के समाजवादी पार्टी के पास इसका पहले तो क्या काउंटर है? मैं सीधे बीजेपी के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ। देखिए, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी में भी तो समाजवादी पार्टी ही कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और समाजवादी पार्टी में जितने विधायक और जितने एमएलसी हैं, अगर आप देख लीजिए तो सब तो पहली बार सब एकदम छोटे कार्यकर्ता से ही आए हैं। हम जैसे ना जाने कितने लोग हैं, आप देख लीजिए इतिहास उठा के, मैं तो नाम भी गिना सकता हूँ। सब के सब वो हैं जो कार्यकर्ता थे, जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, और वो सब विधायक, एमपी, एमएलए, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, पार्टी के नेता सभी बने। मैं पार्टी के बड़े की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जिसकी जो पॉपुलैरिटी होगी, आप याद होगा 2012 का चुनाव हो रहा था। 2012 के चुनाव में आदरणीय नेताजी ने
आपने देखा होगा कि श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा चुनाव हो रहा था। उन्होंने कितनी जगह जगह गली गली घूम के पार्टी को, एक पार्टी में जान फूकी, पार्टी को खड़ा किया और पार्टी 2012 में सत्ता में आई। आज भी उनके नाम पे वोट मिलता है, उनके नाम पे वोट है। तो आप बताइए, जिसके नाम पे वोट होगा, आज 37 सीटें लेके आए तो उनके नाम पे वोट आ रहा है ना, तो जिसके नाम पे वोट होगा आप उसी को तो नेता यहाँ पे मानेंगे ना। आप बीजेपी में आदरणीय मोदी जी हैं, आदरणीय मोदी जी के नाम पे वोट है, तो दूसरे तीसरी बार के वहाँ प्राइम मिनिस्टर बने, क्यों नहीं आपने दूसरे को पीएम बना दिया, और क्यों नहीं आप दूसरे को नेता बना देते? भाई उनकी फोटो हर जगह क्यों होती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि मोदी जी के नाम पे वोट है, तो जिनके नाम पे वोट होगा नेता वही होगा ना। भाई वो चाहे तीसरी बार हो चाहे कितनी बार हो, अगर मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा तो उन्हीं को नेता बनाएंगे ना। तो यहाँ श्री अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट है तो वो नेता हैं, इसमें दिक्कत क्या? मुझे समझ में नहीं आई बात। समाजवादी पार्टी के बारे में सिर्फ ये कहा जाता है कि जैसे कि फिर से वही बात आती है कि वो सिर्फ यादवों की पार्टी है, क्योंकि पार्टी के आप जितने भी शीर्ष बड़े नेताओं को देखेंगे वो आपको सिर्फ, चाहे वो गलत। हमारे नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष पाल साहब हैं, मैं आपके सामने प्रवक्ता बैठा ही हूँ, ठाकुर छत्री। आप बताइए और क्या पद होता है? और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वो श्री अखिलेश यादव जी है। आप पद बताइए। हमारे पास 37 हमारे पास लोकसभा के सदस्य हैं, सारी जाति के लोग हैं, दलित समाज से आने वाले ज़्यादा हैं। तो सवाल माने ये परसेप्शन बीजेपी बनाती है ना। हमारे पास तो बड़े नेता, लीडर अपोजिशन से बड़ा क्या होता है एक असेंबली में? नेता प्रतिपक्ष जब अखिलेश यादव थे यूपी विधानसभा में, तो उसके बाद जब वो सांसद बने तो फिर माता प्रसाद पांडे को आपने बतौर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बैठाया। क्या आपको नहीं लगता है कि उसके बाद से विपक्ष की आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा कमज़ोर हुई है? क्योंकि माता प्रसाद पांडे की जो उम्र है वो 83 साल इस वक्त उनकी उम्र हो चुकी है। और क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त आपको जिस तरीके से विधानसभा में बड़ा ज़बरदस्त माहौल चलता है, ऐसे में आपको कोई ऐसा नेता रखना, ऐसे नेता को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए था? हालांकि उनमें अनुभव की कोई कमी नहीं है, इस बात को मैं भी मानता हूं, लेकिन एक वो नेता जो बिल्कुल एकदम मुखर होकर के और बहुत मतलब एक दम के साथ में अपनी आवाज को रख सके, जिस प्रकार के अखिलेश यादव संसद में रखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि विधानसभा में वो चीज एक तरह से अखिलेश यादव के जाने के बाद कमी पड़ रही है? बहुत अनुभवी नेता है। देखिए ये सब कहने की बातें हैं, वो माता प्रसाद पांडे जी बहुत अनुभवी नेता हैं, उनकी बात में बहुत दम होती है और उनका बात कहने का अपना एक तरीका, एक अंदाज है, और वो अंदाज तरीका भी एक निराला है। हर व्यक्ति की अपना एक तरीका होता है। कोई व्यक्ति एग्रेसिव से बात करता है, कोई व्यक्ति तथ्य से बात करता है, कोई व्यक्ति सटायर मारता है, कोई व्यक्ति एकदम डेप्थ बात कहता है। तो एकदम डीप बातें करते हैं जो जनता की समझ में आती है और सही मुद्दे को सही जगह उठाते हैं। तो समाजवादी पार्टी विधानसभा में बहुत अच्छा कर रही है और संगठन वाइज भी समाजवादी पार्टी अभी नंबर 1 पे है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से एक वो अब एक माहौल जो है वो अलग बन चुका है। तो जैसे पहली बार की हम जब संसदों को समझ गया आपकी बात, लेकिन हर तरह का हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की राजनीति करने का स्टाइल और तरीका अलग है। आप उसी पे आगे ना बात पे। देखिए आप अपनी बात पे ही आपने बात बता दी। आपने क्या कहा? मैंने अभी आपको बोला था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की राजनीति पे वोट मिलता है, उनके चेहरे पे वोट मिलता है। अभी आप ही बोल रहे हैं कि विपक्ष वो विधानसभा में वो नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा, वो बात नहीं आ रही है। तो आप बताइए, उन्होंने तो नेता विरोधी दल ऑलरेडी बनाया हुआ है, अब आपको नहीं बात आ रही। इसके मतलब आप चाह रहे हो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ, अब एक व्यक्ति विधानसभा का अध्यक्ष भी हो जाए, पार्लियामेंट में भी संभाल ले, सुनिए पार्लियामेंट भी संभाल ले, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी संभाल ले, कार्यकर्ता संभाल ले, एक व्यक्ति कितनी जगह हो सकता है? इसके मतलब उनके चेहरे पे वोट है ना, उनकी प्रेजेंस की वैल्यू है ना, जहाँ वो खड़े होते हैं वहीं से एक आवाज़ खड़ी हो जाती है। तो अब एक व्यक्ति की जब इतनी वैल्यू होगी तो नेता तो वही होगा ना पार्टी का। कहने का मतलब ये है कि समझ गया, इसलिए वो नेता है पार्टी। कहने का मतलब ये है कि उनकी जगह पे किसी ऐसे नेता को जो देखिए जिसको बनाते आप यही बात कहते। हाँ। क्योंकि आप कंपेयर माननीय अखिलेश यादव जी से करते, कोई भी नेता विरोधी दल बनता उसकी तुलना आप श्री अखिलेश यादव जी से करते। अब अखिलेश यादव जी से तुलना अगर आप करोगे तो फिर आपको आप जैसे उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कंपेयर करोगे तो तुलना तो नहीं हो पाएगी ना।
तो जहाँ जहाँ वो रहते हैं, अब जैसे मान लो किसी को पार्लियामेंट के अंदर में समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता बोले और वहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी बोले, तो फर्क आता है ना सामने। विधानसभा में आज नहीं है तो फर्क दिखता है, या वो किसी मीटिंग में नहीं होंगे तो फर्क दिखे। तो कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उनके फेस वैल्यू है, उनके चेहरे का वोट है, तो उनसे जिसके साथ भी कंपेयर करोगे वो तो फिर कमजोर तो दिखेगा ही। विधानसभा चुनाव पे एक बार फिर से लौटते हैं। माना कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के साथ में गठबंधन में रहते हुए लगातार चुनावों में विपक्ष को करारी शिकस्त मिली है, दिल्ली उसका एक उदाहरण है। हालांकि वहाँ पर बाद में जो है क्लैश हो गया था, अलग अलग लड़े थे, लेकिन चाहे फिर हम बिहार लेते हैं, फिर चाहे हम महाराष्ट्र लेते हैं, क्या आपको लगता है, पहले तो मेरा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के यूपी विधानसभा में चुनाव लड़ेगी, और लड़ेगी तो फिर सीट शेयरिंग का जिस तरीके से हिसाब किताब होता है, बड़ा भाई या फिर छोटे भाई के रूप में किस तरीके से वो चीज़ें बनेंगी? देखिए, हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं और हिंदुस्तान के संस्कृति और संस्कार को मानते हैं, आदरणीय नेताजी के आदर्शों पे चलते हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा से जब साथी कमज़ोर हुआ है तो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा है। वो कमज़ोर, कोई भी अगर साथी कमज़ोर पड़ रहा होता है तो उसको और सहारा देते हैं। तो हम कभी इस तरह का सोचते भी नहीं है हम गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी क्लियर कर दिया है साफ साफ कि हम कांग्रेस एक भाई के नाते दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से मतलब कि विधानसभा चुनाव में अक्सर जो बड़ी पार्टी होती है, हाँ, वो में आप जैसा भी हो, जैसे अभी बिहार में देखो मिलके लड़ी ना, उत्तर प्रदेश में भी हर जगह आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन अपने सहयोगी दल का सम्मान करती है और साथ लेके चलती है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उस चक्कर में फिर कहीं ना कहीं मतलब कांग्रेस की ही शायद एक वजह ना कहें, लेकिन या फिर जो भी उसमें रणनीतियों में कमी कहें या फिर चाहे जो भी बात कहें, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से कांग्रेस के साथ मिलकर के आप चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन के बाकी दल और अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं, उस हिसाब से जिस तरीके से लगातार शिकस्त मिल रही है, कहीं कोई रणनीति में कमी? उत्तर प्रदेश के अंदर में तो हमारा गठबंधन बड़ा कामयाब रहा। 2024 में हमने सिर्फ पटका ही नहीं, धूल चटा दी भारतीय जनता पार्टी को। हम 43 सीटों पे आए, वो 33 सीटों पे आए। नहीं, लेकिन फिर लोकसभा और विधानसभा की रणनीतियां भी अलग होती हैं ना? बात तो वही आ गई ना, हम जीते हैं ना। हमारा गठबंधन तो कामयाब रहा है लोकसभा में, तो हमने बीजेपी को धूल चटाई है। अब 2027 में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। अनुराग जी, एक जो सबसे बड़ी में कमी ये मुझे लगती है, न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि ओवरऑल अगर मैं पॉलिटिक्स को नज़र से देखूं तो यूथ का जितनी ज़्यादा प्रेजेंस होनी चाहिए थी आज के दौर में उतनी प्रेजेंस नहीं है। इस पर आपका क्या टेक है? मुझे लगता है कि यूथ को भी समझने की ज़रूरत है कि राजनीति जो है वो सेवा भाव के लिए होती है। राजनीति ग्लैमर के लिए नहीं होती है, पावर के लिए नहीं होती है। तो उनको भी अपने अंदर सेवा भाव जगाने की ज़रूरत है, जैसा मैं समझता हूँ। जब तक वो सेवा भाव नहीं आएगा तब तक जनता एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। जनता एक्सेप्ट उसी को करेगी कि जनता आपकी नज़रों में अगर सेवा भाव देखेगी तो ही जनता आपको अपनाएगी। अगर उसको वो समझ जाती है कि आप पावर के लिए राजनीति कर रहे हो, या ऐसे जैसे आप देखते हो कि नए यूथ कई लोग आपने देखा होगा, मैं तो कभी ऐसे नहीं चला, वो अभी 22-23 साल के ही हैं, लेकिन 4-5-10 गाड़ियां लेके चल रहे हैं, 10-20-50 गनर भी दिखाई पड़ रहे हैं साथ में, और बढ़िया कुर्ता पाजामा एकदम डिजाइनर वाला फकाफक पहने चले जा रहे हैं, वो पूरा परफ्यूम से महक रहे हैं और ऐसे हाथ उठा रहे हैं पीछे से चार माहौल बनाने के लिए। तो वो आप सेवा भाव के लिए आए हैं कि आप अपना भौकाल जमाने आए हैं? तो भौकाल और सेवा भाव में फ़र्क है। आज का यूथ को भौकाल चाहिए, हम जल्दी से जुगाड़ बना के एमएलए बन जाएं, एमएलए बन के फिर जल्दी से हम अपना माहौल बनाएं। वो एमएलए सेवा भाव के लिए नहीं बनना चाहते, वो एमएलए भौकाल बनाने के लिए बनना चाहते हैं। तो जो भौकाल बनाने के लिए एमएलए बनना चाहता है यूथ, वो फिर राजनीतिक नहीं हो सकता। राजनीति के लिए तो आपको एक विचार तपना पड़ता है, कढ़ना पड़ता है, गांव-गांव भटकना पड़ता है, लोगों की सेवा करनी पड़ती है, रुकना पड़ता है, उनके साथ चलना पड़ता है, बैठना पड़ता है। ऐसा थोड़ी कि आप बड़ी गाड़ी लेके 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ी लेके चल रहे हो आप, तो और आप अपना रील बना रहे हो और भौकाल बना रहे हो, और भावी विधायक और फलाने विधायक, फलाने भावी, ये भावी,
पता नहीं क्या है, मतलब ये राजनीति कर रहे हो कि आप एक ड्रामा कर रहे हो? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल के यूथ में राजनीति को लेकर के भी बहाने हाँ, नहीं नहीं है। नहीं, जो समझदार हैं वो राजनीतिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो ज़्यादा अपने आप को नेता बताने की कोशिश करते हो, नेता होते नहीं है। और जो समझदार यूथ है, जो राजनीति को समझता है, वो काम कर रहा है, वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा जल्दी। आप लोग यूथ को, अगला अभी चुनाव भी है, आप लोग यूथ को जिस बढ़ाने के लिए या फिर उनको राजनीति में लाने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं? हम लोग के यहाँ पे हमेशा ट्रेनिंग सेंटर जो समाजवादी पार्टी में आते हैं उनके लिए हमेशा हम लोग एक सेमिनार टाइप का हमेशा ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ। उनमें उनको ट्रेन किया जाता है, बताया जाता है कि राजनीति में सीनियर जूनियर राजनीति करनी कैसे, सेवा भाव कैसे पैदा हो। तो हम सेवा भाव उनके अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं। हम इसीलिए आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी को नेताओं की फैक्ट्री बोला जाता है। वो नेता बनाते हैं। आदरणीय नेताजी ने भी कितने नेता बनाए, सोचिए आप। और फिर जब से श्री अखिलेश यादव जी आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने कितने नेता बनाए यूथ समाजवादी पार्टी में, बहुत यूथ नेता बनाए उन्होंने। और कहते हैं ना, इसलिए नेता पैदा करने की फैक्ट्री समाजवादी को बोला लेकिन जाता एक है। कमी जो वहां पर रह जाती है वो एक चर्चित चेहरे की कमी रह जाती है। जैसे बीजेपी में देखता हूं या फिर कांग्रेस की भी अगर मैं देखिए, बात करता हूं वो तो हर फिर व्यक्ति को मैं नाम लेके तो नहीं कह सकता। उन्होंने न जाने कितने यूथ को बहुत कम उम्र में एमएलसी एमएलए बनाया, बहुत कम उम्र में। जो बड़े बड़े परिवार के, जिनके पिताजी एमपी एमएलए मंत्री होते हैं, उनके बेटे भी इतने कम उम्र में एमएलसी एमएलए नहीं बन पाए। हमारे जाने के बाद आप रिसर्च कर लेना, उनके बेटे भी एमएलसी इतनी कम उम्र में नहीं बने होंगे। हाँ, किसी 25 साल की उम्र कैबिनेट में मंत्री के बेटे भी इतनी कम उम्र में मंत्री एमएलसी नहीं बने होंगे जितनी कम उम्र में माननीय अखिलेश यादव जी ने यूथ को बनाया था। आप रिसर्च कर लेना, 25-25 साल में। और उनके फादर घास खोदते हैं सबके, कोई बहुत बड़ा उनका बैकग्राउंड नहीं है। उनके लोगों को उन्होंने एमएलए एमपी बनाया। लेकिन अगर वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाए तो इसमें श्री अखिलेश यादव जी क्या कर सकते हैं? वो तो यूथ को मौका देते हैं, हमेशा मौका दे रहे हैं, हमेशा देते आ रहे हैं। अब ये तो कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए ना आगे बढ़ने की। हमने आपको इतने कम उम्र में एमएलसी बना दिया, एमएलए बना दिया। मैंने एमएलए तो चलो लड़ना पड़ता है, एमएलसी बहुत कम उम्र में बनाया उन्होंने, बहुत लोगों को बनाया, बहुत लोगों को बनाया। आप रिसर्च कर लेना और चाहे तो आप उसमें लिख भी देना, बहुत लोगों को कम उम्र में एमएलसी बनाया। लेकिन अगर वो अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाए, वो अपने आप को नेता प्रूफ नहीं कर पाए, तो इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की क्या गलती है? वो तो यूथ को प्रमोट कर ही रहे हैं। क्या क्राइटेरिया आपके हिसाब से होना चाहिए नेता प्रूफ करने के लिए? जैसे कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है, मैं वहां की बात करता हूं। वहां पर जो है वो जो अब का जो यूथ है वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहा है और अच्छा खासा वोट बैंक जो है हड़प जा रहा है, एक तरह से कब्जा कर दे रहा है। और अगला जो चुनाव है 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, तो वहां पर एक यूथ की बहुत बड़ी एक स्टैब्लिश हो गया है कि हाँ, उत्तराखंड में अभी यूथ बहुत बड़ी भागीदारी निभाएगा। यूपी में मैं उस चीज को थोड़ा सा, मतलब मेरे जहन में इतना बहुत कुछ खुल के आता नहीं है, क्योंकि चाहे वो आप बीजेपी देखिए चाहे वो आप सपा देखिए, बहुत ज्यादा अनुभवी लोगों के साथ में चलने को लेकर के है। लेकिन बात वहीं पर आकर के अटक जाती है कि एक वो जो एज गैप का जो डिफरेंस है, जैसे नेता प्रतिपक्ष भी 83 साल की उम्र के हैं, या फिर जो बाकी बड़े बड़े नेता हैं उनकी भी एक अच्छी खासी उम्र है, वो 60 कर चुके हैं। तो ये जो एज गैप का डिफरेंस है, इसको फिल करने के लिए आपका क्या है? देखिए, समाजवादी को यंग पार्टी बोला जाता है, यूथ की पार्टी बोली जाती है। समाजवादी पार्टी में यूथ है, लेकिन जहाँ पे यंग लोग होते हैं वहाँ पे हमारे सीनियर लोगों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उसको गाइड भी करेंगे। कई बार हम जवानी के जोश में होश भी खो जाते हैं, कई ज़्यादा ही जोशीले हो जाते हैं, तो उसके लिए सीनियर होना चाहिए ना। तो समाजवादी पार्टी ने इस तरह से अपनी पार्टी को, संगठन को बनाया है कि यूथ भी है, जैसे लोहिया बानी है, यूथ बानी है, यहाँ पे बनाया यूथ संगठन है, लोहिया है, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड है, कितने सारे हमारे पास यहाँ ब्रिगेड है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड है, लोहिया वाहिनी है, यूजन सभा है। हमने इतने सारे यूथ के नेता बनाए हैं उसमें, बट उनके साथ साथ हमने एक सीनियर नेता भी उनके साथ दिए हुए हैं, जिससे कि उनको गाइड करते रहें। तो हमारा संगठन जो स्ट्रक्चर है वो सीनियर, मिडिल और जूनियर ऐसे करके बनाया है कि यूथ को भी हम रास्ता दिखा पाएँ, जिससे आगे जाके यूथ को दिक्कत ना हो। तभी तो देखो ना आप कि श्री अखिलेश यादव जी कितने कम उम्र में चीफ मिनिस्टर बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए नहीं कि नेताजी के बेटे थे, इसलिए कि उन्होंने उस अपनी पूरी जो यंग एज थी वो पूरी पार्टी को दे दी थी। उस सुबह से लेकर शाम तक कितने कम उम्र से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।
कब आपने उनको देखा कहीं इधर उधर घूमते हुए, या जिसके फादर पिताजी चीफ मिनिस्टर हों, डिफेंस मिनिस्टर हों, और वो बच्चा 19-20 साल में 21 साल में कुर्ता पाजामा पहन के गली गली साइकिल चलाते घूमता रहे, हर गली मोहल्ले जनता से कनेक्ट हो, हर गांव को पहचानने लगे, हर जिले को जानने लगे, हर जिले को एक 21 साल की उम्र में जान जाए। ऐसा कितने बेटे हैं भाई? हम तो देखते हैं यहाँ मंत्री के और विधायक के बेटे सीधे मुंह नहीं चलते, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी लिए घूमते रहते हैं, दिल्ली बम्बई और पता नहीं कहाँ कहाँ बड़ी जगह पार्टी करते रहते हैं। वो अभी मात्र विधायक ही हैं पिताजी, या मंत्री बने हैं, तब वो एकदम उनका समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कहाँ हवा में है। आप श्री अखिलेश यादव जी की जवानी की आप फोटो कोई देख लीजिए, या जो जिस एज में थे आप देखो, वही फोटो, जो भी हमें फोटो कई लोग मिलते हैं फोटो दिखाते तो वही कुर्ता पाजामा की, कम एज की या पैंट शर्ट की। वो अपना कहाँ है तो ये आजमगढ़ की, ये जौनपुर की है फोटो, ये गाजीपुर, ये यहाँ सीतापुर आए थे, ये सहारनपुर आए थे, ये बस्ती आए थे, तब 21 साल की उम्र थी। तो कहते हैं ना कि अखिलेश यादव को, जैसे आपने पूछा किससे प्यार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी सवाल पे आना चाह रहा था, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे थे कि 21 साल की उम्र से जो है वो कुर्ता पजामा में से आकर के, क्या अखिलेश यादव का सबसे पहले तो प्यार कौन है, और उस वक्त जब वो जवानी में थे उनका प्यार कौन थे? उनका जो पहला हाँ। और आखिरी प्यार जो है, हाँ। वो साइकिल है। साइकिल, पहला प्यार भी साइकिल, हाँ। और आखिरी प्यार भी उनका साइकिल है। क्योंकि हम उनको उस उम्र से 20 साल की उम्र से जब आदमी होते हो, तब से मैं साइकिल चलाते हुए देख रहा हूँ। हाँ। तो जो प्यार उनको साइकिल से हुआ, जब वो एमपी भी बने और पार्लियामेंट अटेंड करते थे, शाम को वापस उनका प्रोग्राम लगा रहता था कि आज सहारनपुर में आपको साइकिल चलानी है, आज आपको हथरस में साइकिल चलानी जाके, आज आपको एटा में साइकिल चलानी है, आज आपको बस्ती में साइकिल चलानी है, आज गोरखपुर में चलानी है, आज देवरिया में चलानी है। तो वो साइकिल 20-21 साल से संगठन, पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए साइकिल ही साइकिल चला रहे हैं। आज भी आप उनसे अगर बात करोगे तो खड़े होकर बात नहीं करेंगे, आपका हाथ पकड़ के चलने लगेंगे। उनको पैदल चलना, साइकिल चलाना, ये सब उनको पसंद है। उनका प्यार ही साइकिल चलाना है और साइकिल पे रैली निकालना। अब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तक निकालते रहे, आज तक अभी भी उनसे कह दो तो अभी भी पूरी, अरे वो कहाँ से कहाँ 500 हजार किलोमीटर साइकिल ही चलाते रहते थे, साइकिल ही चला। इसलिए 2012 में साइकिल चलाते चलाते ही चीफ मिनिस्टर बने वो। आपने ये बड़ा डिप्लोमेटिक सुझाव दिया, वरना मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे आपने जवानी की बात की तो मुझे लगा आप किसी प्रेमिका की बात करेंगे। नहीं, वो एक्चुअल क्या, उनकी ज़िंदगी में साइकिल ही प्रेमिका रही है और उसी से उन्होंने प्यार किया, और लगातार उसी साइकिल से ही गांव गली गली वो अपना घूम के उन्होंने जनता से अपना कनेक्ट बनाया, और एक एक गांव, एक एक कस्बा उन्होंने साइकिल से ही दौरा किया है। तो साइकिल के माध्यम से उन्होंने अपनी जनता तक अपनी रीच बढ़ाई है। क्योंकि आप साइकिल से जब चलते हो ना, मैंने इसलिए बोला कि साइकिल उनका प्यार है, क्योंकि उस साइकिल से चलते हैं तो आप गरीब जनता के दरवाजे तक पहुंच जाते हो जहां गाड़ी नहीं पहुंच पाती। जब साइकिल से चलते हो तो खेत खलियान तक पहुंच जाते हो जहां किसान बैठा अपना काम कर रहा होता है। तो आप अगर गरीब और मजदूर और किसान से कनेक्ट करना चाहते हैं कमज़ोर से, तो आपको साइकिल पे चलना पड़ेगा। इसलिए लोग गांव-गांव साइकिल चलाते घूमते थे। और मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ, वो आप मेरे जाने के बाद आप गूगल और सब रिसर्च कर लेना। वो 20-21 साल की उम्र से ही वो साइकिल, जब से साइकिल ही चला रहे हैं। और गाँव की सिर्फ वो, जिसकी वजह से उनको पूरी उत्तर प्रदेश की पूरी रूपरेखा मालूम है, कौन गांव कहाँ पे है, कौन कस्बा कहाँ पे, किस कस्बे में कौन आदमी रहता है, कौन सा प्रधान कहाँ है, अब है कि नहीं है, पहले था कौन था, उसके पिताजी क्या थे, वो हर किसी को इसलिए जानते हैं क्योंकि साइकिल के माध्यम से चलते हैं। तो साइकिल का ऐसा माध्यम है जो आपको अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाता है। गाड़ी तो वहीं तक जाएगी जहाँ तक रोड पक्की बनी है, उसके बाद तो नहीं जा पाएगी, लेकिन साइकिल तो कच्ची रास्ते में भी, गली मोहल्ले में भी आपके दरवाजे तक पहुंचेगी। इसीलिए साइकिल से उनका प्यार है, और साइकिल से ही आज तक वो मैंने बोला ना, हमको साइकिल चलाने को बोलो कितने खुश होते हैं, कितनी साइकिल। माने एक समय तो ये आया था, मुझे याद है, एक सांसद होती थी सुशीला सरोज जी, और एक वो होते थे जनेश्वर मिश्र जी। दोनों लोगों ने, नेताजी उन्हें जनेश्वर मिश्र जी के यहाँ पे खाने पे आए, तो जनेश्वर मिश्र जी उसमें नेता थे। तो वो सांसद जी और वो जनेश्वर मिश्र जी नेताजी से कहा, नेताजी, बोले क्या है, अरे अब तो साइकिल का, अखिलेश बोलते थे,
बोले अखिलेश से कहो, लेकिन देखिए कितने समझदार व्यक्ति थे। उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी थे। तो उन्होंने क्या कहा, मैं आपको शब्द बता रहा हूँ, ये शब्द है जनेश्वर मिश्र जी के। नेताजी हमारे जो सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सम्मानित जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो नेताजी ने कहा कौन, अखिलेश जी हैं। पता है, ये सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी हैं। इतने सीनियर व्यक्ति पद की वो दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे, और वो मैसेज हम जैसे यूथ को बैठे दे रहे थे। मैसेज ये था कि जब कोई पद पे है तो उसको सम्मान पूर्वक नाम लेना है, पद की गरिमा को आपको बनाए रखना है। तो उस समय वो लोग कह रहे थे कि नेताजी अब उनसे कहो कि थोड़ा आप साइकिल चलाने अब कम भेजा करो, सारा दिन आप साइकिल चलवाते रहते हो, पूरे हर जिले साइकिल चलाते रहते हैं। तो वो चाहते थे कि अब उनको एक और भी बड़ा काम उनके जिम्मे होना चाहिए। तो देखिए उससे फिर 2012 के बाद सरकार लाने में उनकी अहम भूमिका रही। सम्मान, पद के सम्मान की आपने बात की, लेकिन आपके ही साथ के जो सहयोगी पार्टी है, कांग्रेस है या फिर आप हैं, वो फिर जिस तरीके से बीजेपी को लेकर के आक्रामक होती है, नरेंद्र सरेंडर और बहुत ऐसे नामों से मतलब कहा जाता है, तो फिर वहां पर हम व्यक्तिगत अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैं इसके एकदम साथ नहीं होता हूँ। हाँ। कोई व्यक्ति अगर संवैधानिक पद पे बैठा है, हाँ। कोई व्यक्ति हो, और जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा है उसका सम्मान होना ये हमारी आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। कोई व्यक्ति भी हो, हम बीजेपी के लोगों से भी कहते हैं कि आप जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के या किसी दूसरे पार्टी के दल के संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के लिए आप उल्टा सीधा बोलते हो, ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं है ना, हिंदुस्तान की राजनीतिक संस्कृति संस्कार है। हिंदुस्तान की राजनीतिक संस्कृति संस्कार के तो जो यहाँ जन्मदाता रहे वो आदरणीय नेताजी वगैरह थे, जो अपने विपक्ष में नेता होता था उसका भी सम्मान करते थे। तो हम लोग तो कोई व्यक्ति अगर सम्मानित संवैधानिक पद पे बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। समाजवादी इस तरह की चीज़ों को कभी क्या बोलते हैं उसको हवा नहीं देती, ना प्रोत्साहित करती है। हम चाहते हैं कि राजनीति में हमारे आपके वैचारिक मतभेद रहेंगे, हम इशू पे आपसे लड़ेंगे, व्यक्तिगत नहीं लड़ेंगे। मतलब आप ये मानते हैं कि कांग्रेस हो या फिर चाहे वो आपकी कोई पार्टी हो, व्यक्तिगत किसी पे हमला करना, चाहे बीजेपी दूसरे पार्टी पे करे या दूसरी पार्टी बीजेपी पे करे, व्यक्तिगत हमले से सबको बचना चाहिए। ये राजनीतिक की भाषा नहीं है, राजनीतिक भाषा नहीं है, ना राजनीतिक पाठशाला का ये कोई चैप्टर है। ये चैप्टर आपका व्यक्तिगत है और जो ठीक नहीं है, जो हमारे देश की संस्कृति से भी नहीं मिलता। तो इस चैप्टर से कम बचना चाहिए। AIMIM को लेकर के मैं आप कुछ बात करना चाहता हूँ। बिहार विधानसभा में जिस तरीके से उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जितनी सीटों पर उतारे थे, लगभग उनका उतनी सीटों पर स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन रहा है। जाहिर सी बात है कि वो 27 के विधानसभा चुनाव में यूपी में भी उतरेंगे। मैं ये समझना चाहता हूँ कि अभी जो है जिस तरीके से बीजेपी बहुत खुल करके हिंदुओं के मुद्दे पर खेलती है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को ये कहा जाता है कि भाई मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी को ही वोट देते हैं यूपी में, क्योंकि और तो कोई बड़ी पार्टी है नहीं। AIMIM अगर यूपी में उतरती है तो फिर वो क्यों समाजवादी पार्टी को वोट दे, जब उनके पास में खुल के उन्हीं मुद्दों पर वोट करने वाला, माफ कीजिएगा, उन्हीं मुद्दों पर खुल करके उनकी बात रखने वाला उनके पास एक पार्टी, उनके पास एक नेता है। देखिए वो चूंकि मुस्लिम समाज के नेता नहीं है, ये देश का मुस्लिम समाज जानता है। वो डीजल पेट्रोल कहाँ से उनके हेलीकॉप्टर में भरा जा रहा है किसी से छुपा नहीं है। तो इसलिए उनकी बातों को देश का जो नागरिक है या जो हमारे मुस्लिम साथी हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो उस बात को समझते हैं भली भांति। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर में कभी उनकी दाल नहीं गली, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं कि किसकी भाषा बोल रहे हैं, वो जानते हैं कि ये किसकी बी टीम है और बी टीम वाले क्या करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश ने 2024 में भी सबक सिखाया था और 2027 में भी सबक सिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में बी टीम की कोई जगह होती नहीं है दरअसल में। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग तो हमेशा ए टीम की बात करें, समाजवादी जैसे जो लोग टीम जो सामने खेलती दिखाई पड़ती है उसको सपोर्ट करते हैं, पीछे से जो टीम खेलती है उनका थोड़ी साथ देते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि जैसा जैसा आपने कहा, लेकिन वो खुल करके एक तरह से मुस्लिमों की बात करते हैं, मुस्लिमों के हितों की बात करते हैं। वो ये बात कहते हैं, हितों की बात नहीं करते। हाँ। वो किसी का एजेंडा चलाते हैं। हाँ। किसी के एजेंडे पे काम करते हैं। हितों की बात कर रहे होते तो फिर क्या बात थी? हितों की बात कहाँ करते? हितों की बात करते तो फिर हम लोग की तरह बात करते ना। हितों की बात थोड़ी कर रहे हो आप। एक किसी का एजेंडा चला रहे हो,
तभी तो बी टीम के नाम से कुछ लोग जाने जाते हैं। इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि देश में बी टीम कौन है। नहीं तो ये लोग तो, ये तो चलो पार्टियां कहती हैं, या फिर ये तो पार्टियां क्या विपक्षी दल कहती है, कहते हैं। जनता कहती है, मुस्लिम भाई कहते हैं बी टीम है। हम क्या कहते हैं, कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में मिली आज तक? तो 5 पहले भी बिहार में जीते थे, फिर जीते, कोई नया करिश्मा नहीं था वो। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में मिली आज तक? या कहीं कितनी सीटें? अपने यहाँ तो जीत नहीं पाते, जहाँ से आते हैं वहाँ तो जीत नहीं पा रहे हैं। दूसरे माने एक सांसद कुल मिला के और पूरे देश में लड़ने को घूमते रहते हैं हेलीकॉप्टर लिए, और हम लोग देश की तीसरी नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। तो हम लोग जनता का कि कहाँ जनता को न्याय मिलेगा उसके हिसाब से पार्टियों से समझौता भी करते हैं, जिससे जनता और देश आगे बढ़े। तो हम उतनी सीटों पे नहीं लड़ते जितनी सीटों पे वो हेलीकॉप्टर लेके बूं चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो सब जानते हैं कि वो हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल कहाँ से आ रहा है, किसके लिए काम कर रहे हैं, ये छुपा नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में उनकी कोई जगह नहीं। तो फिर उस ध्रुवीकरण को रोकने के लिए, जैसे कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। उनको कोई समझता ही नहीं वहाँ पे, उनकी वहाँ कोई जगह नहीं है। बी टीम की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं। एक सवाल मैं मीडिया को लेकर के पूछना चाहता हूँ। विपक्ष बार बार, या फिर समाजवादी पार्टी बार बार ये कहती है कि मीडिया उनकी बातों को, या फिर खुलकर जो है वो मीडिया के सामने अपनी पक्ष रख नहीं पाते, या फिर मीडिया जो है उनकी बातों को खुल के दिखा नहीं पाता। आपका इस पर पहले तो क्या टेक है? ये दुर्भाग्य है देश का कि कई बार हम लोग मीडिया में अपनी बात रखते हैं तो हमारी बात को कई बार तो आवाज़ कम कर दी जाती है बड़ी होशियारी से। जैसे आवाज़ जा रही है, लेकिन आप चूंकि सत्ता पक्ष के आप बोल रहे तो आपकी तेज जा रही है, मेरी कम जा रही है। तो कहने को होता है कि हमने आवाज़ आपकी बंद नहीं की। बंद करने के बराबर ही होगी ना, जब उनकी तेज है हमारी कम है तो बात तो वही जाएगी। नहीं तो लेकिन फिर आप जो एक दूसरा कई बार हम जब बोलना चाहते हैं तो हम जब घेर रहे होते हैं जिस समय, उस समय हमें काट के फिर दोबारा सत्ता पक्ष के पास चले जाते हैं। तो मीडिया जो आजकल जो जिससे कुछ मीडिया हर एक तो नहीं, कुछ मीडिया ज़्यादातर में कुछ मीडिया ऐसे हैं जो विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं, वो सत्ता पक्ष की आवाज़ को उठाए रहते हैं। तो ये भी वो अपने प्रिंसिपल और अपने जो उनका जो पत्रकार का जो धर्म होता है वो निभा नहीं पा रहे हैं। उसके साथ भी अन्याय कर रहे हैं और देश के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। फिर जब आपको मीडिया से शिकायतें हैं इस तरीके की, विपक्ष की आवाज़ों को नहीं उठाता, हाँ, लेकिन फिर आप जो है सुबह, माफ़ कीजिएगा, शाम को जो है आपका एक लंबा, आप जो है तमाम चैनलों पर पैनल में बैठते हैं, तो फिर वो एक तरह से विरोधाभास आपको नहीं लगता? नहीं, तो हम कुछ मीडिया की बात कर रहे हैं ना, कुछ मीडिया ऐसी है, पूरी मीडिया ऐसी ऐसा नहीं है। कुछ मीडिया ऐसी हैं जो आवाज़ को दबाने की कोशिश करती हैं, और बहुत लोग अच्छे भी हैं जो बोलने का मौका देते हैं। तो हम तो ज़्यादातर उनके साथ बैठते हैं जहाँ मौका ज़्यादा मिलता है। तो हमें तो हर मीडिया ऐसा थोड़ी है, ज़्यादातर मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। आज़म खान को लेकर के मैं अब एक सवाल ये रखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कहा जाता था कि मुलायम सिंह यादव जी के दौर में आज़म खान को बहुत ज़्यादा इज्जत, जितना ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, वो अब अखिलेश यादव के टाइम पे नहीं दिया जाता है। बीच में कुछ क्लैशेस की खबरें भी आई जब वो जेल से बाहर आए, और उसके बाद हालांकि बाद में अखिलेश यादव उनसे मिलने ज़रूर गए थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो एक डिफरेंस हो गया है कि आज़म खान की सम्मान को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है ना, परसेप्शन, प्रोपेगेंडा, यही सब करना। कुछ लोग इस तरह का काम करते रहते हैं। हालांकि उनका सम्मान तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, उनका बहुत सम्मान है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये अपने हिसाब से मीडिया अपनी खबर बनाती रहती है जिसका कोई मतलब होता नहीं है, बाद में टाइम फिस हो जाता है, तो उसका क्या करें। ये तो लोगों की आदत है कहने की। एक आखिरी सवाल अब मैं आपसे लेना चाहता हूँ। 1 साल बचा हुआ है चुनाव में, क्या ज़मीनी वो मुद्दे हैं, क्या ज़मीनी वो एजेंडा है जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ग्राउंड पर एकदम जमीन? किसान है जो बहुत परेशान है, युवा बहुत परेशान है, उसके टैलेंट के हिसाब से उसको काम नहीं मिल रहा है। जिस तरह से हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई रहती है उत्तर प्रदेश के अंदर में, आप देखिए एजुकेशन व्यवस्था का हाल देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आगे हो, और हर व्यक्ति को न्याय मिले, सम्मान पूर्वक अपनी ज़िंदगी जी पाए, और महंगाई से राहत हो। ये हमारे मुद्दे हैं जिस पे हम काम करते हैं। ऐसे वादे आरजेडी ने भी बिहार में किए थे, लेकिन फिर उनका तो नहीं, देखिए वो समय समय की बात होती है, लेकिन हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में कामयाब हैं और जनता के बीच में रहते हैं। चूँकि वहाँ समीकरण मैंने बताया ना, 2 महीने में SIR हो गया, अब क्या हो गया, कैसे हो गया, पता लगाना बहुत मुश्किल है।
कभी कभी ना आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी कभी समय आता है तब बातें सब खुलती हैं, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। एक समय था जब कांग्रेस की तूती बोलती थी तो सब चीज़ें चलती थी। आज भारतीय जनता पार्टी है तो मैं तो बस यही कहूँगा कि समय बलवान है। समय किसी का नहीं होता है, समय सिर्फ समय का होता है। किसी का होता है समय, सिर्फ समय का होता है। तो आपको बस अच्छे काम करते जाना है, जनता की सेवा करते जाना है, जनता के मुद्दे उठाते जाना है, फिर समय आपके साथ समय देगा। अभी समय किसी और को समय दे रहा है, आने वाले दिनों में समय हमें समय देगा और समय हमारे साथ होगा, हम समय के साथ होंगे और 2027 में सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। बहुत ही बेबाकी के साथ उन्होंने अपने जवाब रखे और बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी पार्टी का पक्ष रखा, जैसा कि वो आमतौर पर हमेशा से रखते ही आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।